दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम इस समय खड़े हैं रायसेन ज़िले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में और यहाँ पर हम आपको एक नवीन फसल के बारे में जानकारी देंगे। ये नवीन फसल हर्बल फसल है। दोस्तों जैसा कि आप सभी सुबह के वक्त चाय पीते हैं और अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये फसल का काम भी इसमें चाय के रूप में उपयोग होता है और इसका कई तरीके से भी उपयोग किया जाता है। चाय के साथ ही ये हर्बल फसल को हम जेम्स के रूप में, गर्मियों में शरबत के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारे ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के उन्नतशील किसान पवन नागर के द्वारा इस फसल को लगाया जा रहा है। इस फसल का नाम है रोज़ेल, जिसे अंबाड़ी भी कहते हैं और इसका हिबिस्कस भी नाम है। यह कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण फसल है और इसी फसल की जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए लाए हैं और हम आपको मिलवाते हैं हमारे क्षेत्र के किसान पवन नागर से, जो कि इस समय इस फसल की खेती कर रहे हैं। तो पवन नागर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर और मिट्टी के कीचड़ में भरे रास्ते से आप हमारे खेत पर आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कवरेज करने आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन जी, जैसा कि मतलब हम आपके खेत में आए हैं और एक नवीन फसल के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये जो पौधा दोस्तों आप देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये लाल कलर का जो फूल है काफ़ी आकर्षक लग रहा है और इसी फसल के बारे में, जिसे रोज़ेल, अंबाड़ी और हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे हमारे किसान साथी पवन नागर से जानेंगे। तो पवन जी, हम शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले इस फसल के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या फसल है और इसके क्या उपयोग हैं। नमस्कार ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो साथियों, जो भी वीडियो देख रहा है उनको जानकारी के लिए बता दूं कि इसको रोज़ेल हिबिस्कस बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा। और हिंदी में अंबाड़ी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में अंबारी बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये इस फसल के बहुत सारे उपयोग हैं, क्योंकि एक ये औषधि फसल है और सबसे अच्छी बात है कि इसको जानवर नहीं खाते हैं। जानवर नहीं खाते। हाँ, तो हमने ये बारिश में, जून में लगती है, ये जून माह में इसके बीज डाले जाते हैं। जब बारिश शुरुआत होती है, पहली बारिश, दूसरी बारिश के बाद इसको लगा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमने ये खेत की मेड़ पे लगाया हुआ है। ये हाँ देख रहे हैं धान, यहाँ पे हमारे खेत में धान लगी थी। खेत की मेड़ पे आपने इसको लगाया है और ये काफ़ी मतलब खेत की मेड़ पे अच्छे तरीके से उग आई है। तो पवन जी, जैसे कि आपने बताया कि इसको लगाया है खेत की मेड़ों पे, लेकिन मेरा पहला यानी एक और सवाल मेरा मन में उठा है जी। कि आपने इसे अपने खेत में लगाने का विचार कैसे लेकर आए? क्या आपने इसके बारे में पूर्व से इसका नॉलेज था, जानकारी थी? हाँ, मैंने इसका जैम वगैरह इसका खाया था, इंदौर में खाया था। अच्छा। और लेके भी आया था मैं घर बच्चों के लिए, तो बच्चों को काफी पसंद आया था। तो उसके बाद फिर ये अभी तीसरा साल है मेरा, अभी प्रैक्टिकली कर रहा था ताकि क्षेत्र में होती है या नहीं होती है। तो मैंने थोड़े अनुकूल है या नहीं है। हाँ, मौसम अनुकूल है या हमारे क्षेत्र में होता है कि नहीं। तो पिछले, ये मेरा तीसरा साल है। 2 साल पहले मैंने कम जगह में कम पौधे लगाए थे, थोड़े लगाए थे। अच्छा। अब आप देखेंगे तो वहां से लेके यहाँ तक पूरी धान की एक मेड़ पे मैंने लगाया हुआ है। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। और इसी के बीच में कहीं पे फलदार पौधे भी लगे, क्योंकि इसको जानवर नहीं खाते, तो वो इसके अंतर्गत वो पौधे भी सुरक्षित हो रहे हैं। तो अब मैं आपको इस फसल के बारे में बता दूं। इसकी थोड़ी सी जानकारी बताएं जिससे हमारे दर्शकों के ज्ञान में मतलब वृद्धि हो। तो पहले ये है कि आप इस फसल को हम कब लगाते हैं और इसके मौसम क्या है, और ये कब लगने के बाद ये कब ये उग आता है और कब इसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो साथियों, इस फसल को जून में लगाया जाता है। जून में इसकी बुवाई होती है और सबसे अच्छी बात है कि ना तो इसमें यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, ना डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी भी प्रकार के कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। और कम पानी में भी हो जाती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, कम बारिश में भी हो जाएगी। आप देखेंगे तो मैंने ऊंचाई पे लगाया हुआ है और आप यहाँ पे, क्योंकि मेड़ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पानी ठहरता ही नहीं है। और अभी भी पौधा आप देखेंगे तो बड़ा स्वस्थ है।
तो जैसे कि आपने बता दिया कि इसे जून माह में लगाते हैं और लगभग नवंबर के समीप इसमें हाँ, फल जैसे देना जैसे चालू कर बाकी देता है। फसल होती है बारिश वाली, मक्का ज्वार वगैरह, हाँ। तो ये अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जो देखेंगे यहाँ पे ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों की भाजी भी बनती है और चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इन पत्तियों को सुखा के पाउडर बना लेंगे तो गर्मियों में टमाटर का काम करेंगी ये, टमाटर का और काम चटनी करेंगे। भी बना सकते हो आप। और क्या क्या इसके मतलब गुण है, और मतलब ये फसल का इस्तेमाल ये पूरे पौधे का किस रूप से करते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, आप ये देखेंगे तो ये पंखड़ियों का, आप इन पंखड़ियों को निकाल के इनकी चटनी बना सकते हैं, इनका जैम बन सकता है। इनको सुखाएंगे, सुखा के फिर शरबत में इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद ये पंखड़ियां निकालनी आपने, तो उसके बाद ये बचता है, इसमें बीज निकलेगा आपका। तो जो देखिए मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसमें से मैं बीज भी निकाल के आपको बता, ये इसके बीज हैं। तो यानी इसका इस्तेमाल हम वापस पौधे को बनाने के लिए यानी खेती में उपयोग बिल्कुल, कर और सकते इसका तेल भी निकलता है, तो वो भी काफी उपयोगी हैं। होता ये है। बीजों से? हाँ, बीजों से तेल भी निकल सकता है, तो उसका भी काफी इस्तेमाल होता है। ये देखिए एक कली से इतने सारे बीज निकले। अब आप देखेंगे तो एक पौधे में कितने सारे बीज हो जाएंगे एक ही दाने से। तो यानी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये काफी उपयोगी पौधा है, और इसके क्या क्या महत्व है थोड़ा सा आप बताइए। ये एक तो हर्बल औषधि है, मेडिसिन है, और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसकी जानकारी आप इंटरनेट से या किसी भी डॉक्टर से आप ले सकते हैं, और इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, और ये एक्सपोर्ट होती है। व्यापारिक महत्व बताइए उसके बारे में। ये आप अगर इसको जानेंगे, बहुत सारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती हो रही है, तो 1 एकड़ में 4 से 5 किलो बीज इसका लगता है। और इसका जो फूल है, ये कम से कम सूखा फूल 250 से 300 रुपए किलो तक बिकता है। यदि आप ये फूल को सुखाने के बाद? हाँ, सुखाने के बाद। अच्छा। और ये जो गीला फूल है, ये 9-10 किलो का, 10 किलो में 1 किलो सूखा फूल निकलेगा। यानी इसको इसी अवस्था में तोड़ लिया जाएगा और फिर सुखाया जाएगा? हाँ, इसको छैया में सुखाया जाएगा, छांव में सुखाया जाएगा, और फिर उसका इस्तेमाल होता है। फिर सूखने के बाद वो क्या किस किस चीज में पाउडर बना सकते हो आप, उसकी चाय बना सकते हो। चाय पत्ती जैसे आप टुकड़े कर लो बारीक, हाँ। तो हर्बल टी के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर उसका आप शरबत भी बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि पवन नागर जी ने कई इस रोजेल अंबाड़ी पौधे के बारे में कई रोचक जानकारियां प्रदान की हैं, लेकिन सवाल उठता है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाई जो कि एक पारंपरिक रूप से कार्य करते हैं, और वे जो नियमित रूप से जो फसलें लगती है उसका ही इस्तेमाल करते हैं उगाने में और अपने जीवन यापन में, तो पवन नागर जी, किसानों को झिझक होती है, काफ़ी झिझक होती है, और वो जैसा कि मतलब आपने इसको लगाया है, तो क्या वे ऐसा प्रयोग करके अपने लिए कुछ लाभ कमा सकती हैं और वो उनकी झिझक टूट सकती है वो फसल उगाने में? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत आम किसान को ये आती है कि उनके वो वही फसल लगाते हैं जो उनके आसपास बिकती है, क्योंकि एक तो इसकी मंडी नहीं है, आसपास मंडी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। नहीं तो अभी हमारे यहाँ तो मसूर भी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और चना खत्म हो गया, चना खत्म होने की कगार हम पे। देखते हैं कि बस धान लगती है और गेहूं लगते हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र, 2 चीज है। हमारे क्षेत्र से बहुत सारी फसलें गायब हो गई हैं, तो उनके नाम भी मैं बता दूं। जैसे मसूर गायब हो गई है, चना गायब होने की कगार पे है, अलसी गायब हो गई है, जौ गायब हो गई है, जो भी गायब है ना। इधर तुअर भी कोई नहीं लगाता है, ज्वार बाजरा मक्का। तो सरकार जो है कि समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है, पर उनकी खरीदारी सुनिश्चित नहीं करती। इसलिए उन्हीं फसलों को आम किसान लगाता है जिसको सरकार बहुत आसानी से खरीद लेती है। लेकिन जैसा कि अब जैसे ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक नया प्रयोग होगा, तो वो निश्चिंत हो सकते हैं कि आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और उनको लाभ के बारे में आप बताएंगे तो वो शायद प्रयास करें। ऐसा नहीं, मेरा सोचना थोड़ा अलग रहता है। मैं क्या करता हूं कि कोई भी फसल को या लगाने से पहले मैं सोचता हूं कि उसका घरेलू उपयोग क्या है, मेरे काम आएगी कि नहीं। मैं बेचने के लिए नहीं लगाता हूं, मैं उसका पहले उपयोग देता हूं कि मेरे घर में वो उपयोग होगी कि नहीं। मैं वही फसलें लगाता हूं जो मेरे घर में उपयोग होती है, फिर उनका एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता है उसको मैं अपने ग्राहकों को बेचता हूं। पर आमतौर पे जो किसान सोचता है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि इस फसल को मैं बेच के मुनाफा कैसे कमाऊं। वो खाने के बारे में सोचता ही नहीं है कि मुझे कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाए, काम की चीज खाने को मिल जाए। वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि भैया इससे मुनाफा कितना कमाया जा सकता है। इसी कारण वो मतलब
खेती करने में, कोई भी प्रयोग करने में हिचकिचाता है। हाँ बिल्कुल हिचकता है, क्योंकि वो खाने के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। अब जैसे मान लो अगर वो लगा भी लेगा इसको तो फिर वो बेचेगा कहाँ? हाँ। और उसको तो अब इसका इस्तेमाल भी नहीं मालूम कि ये तो उसके खुद इस्तेमाल आ सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले किसान मतलब इसका इस्तेमाल करना सीखे, उपयोग करना सीखे, तो उसके झिझक टूटने के बाद वो आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कर सकता हाँ, नहीं है। कोई भी नई फसल लगाने से पहले या जो वर्तमान में जो भी फसल लगा रहा है उसका उसके घर में इस्तेमाल है कि नहीं है कि नहीं। जैसे अब वो धान लगा रहा है केमिकल वाली, या गेहूं लगा रहा है केमिकल वाला, या जो भी किस्म लगा रहा है उस किस्म को तो वो खाता ही नहीं है, बेचने के लिए लगा रहा है ना, पर उनके पास खाने का ही अनाज का टोटा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है। दोस्तों जैसे कि कई जानकारियां लगाए इन्होंने मतलब रोजेल फसल के बारे में भी दी है, और ये भी बताया किसान मतलब अगर संभावना देखे तो इसको उत्पादित किया जा सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं पवन नागर जी, इसके बारे में संक्षिप्त और बताइए, जिससे हमारे दर्शकों के मन में जो भी दुविधा और सवाल यानी प्रश्न होंगे उसका उत्तर उन्हें मिल जाए। तो इस फसल के बारे में आप बताएं, क्या लगाएं या न लगाएं? बिल्कुल लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। देश भर में इसके बायर भी हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होती है तो प्रीमियम फसल है। प्रीमियम फसल है ना, क्योंकि विदेश में इसके खरीदार है, नाइजीरिया वगैरह में, अफ्रीका में इसके खरीदार होते हैं, और बम्बई में इसके खरीदार बैठे हुए हैं। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप संपर्क कर सकते हैं, बायर को ढूंढ सकते हैं, फिर बड़े स्तर पर लगा सकते हैं। पर कोई भी फसल बड़े स्तर पर लगाने से पहले उसको छोटे स्तर पर लगा के अपने क्षेत्र के अनुकूल है या नहीं है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, कुछ कठिनाई तो नहीं है, उस हिसाब से उस सब जानकारी लेने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए, आप मैंने थोड़ी सी जगह में लगाया है, एक ही पट्टी ये लगाई हुई है। बिल्कुल। अभी इससे पहले मैं 10-15 पौधे लगाए थे 2 साल पहले, आपने बेच भी दिया। अब आप दूसरी चीज इसमें समझेंगे तो मैं इनकी पत्तियों को भी बेच रहा हूँ और इनकी पंखड़ियों को भी बेच रहा हूँ। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो ये मैं निकाल चुका हूँ। अच्छा। और अभी मेरी बिकाई, हाँ बिकाई मतलब बेच चुका हूँ, और बेचता ही धीरे धीरे ताजा माल बेच रहा हूँ मैं। ताजा माल बेच, मेरे पास कस्टमर है, मैं ताजा माल बेच रहा हूँ। अभी देखिए खड़ा है, इस पे पानी भी गिर गया तो हम पानी गिरने का प्रभाव भी इस पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा नहीं तोड़ा है कि अब पानी भी गिर चुका है, कहीं इस पानी से फसल खराब तो नहीं हो जाएगी। तो वो प्रभाव भी हम इसको इस बार देख लेंगे। तो अगर पानी से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो ये फसल हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये आप सभी को निश्चित ही ऐसा हमारा मानना है कि आपको इस नवीन फसल के बारे में जो जानकारी मिली है वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो हमने आपको ये नई फसल जो कि हमारे क्षेत्र रायसेन ज़िले में पैदा की जा रही है, रोजेल इसका नाम है, इसे हिबिस्कस भी कहते हैं, और इसे अंबारी और अंबाड़ी नाम से भी इसे जाना जाता है। ये निश्चित ही ये फसल हर्बल फसल है और ये बहुत ही उपयोगी है। इसका कई रूपों में इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया है, किसान ने भी हमें जानकारी दी है, हर्बल टी के रूप में, जेम्स के रूप में, चटनी के रूप में, और अन्य भी कई उपयोग होता है। तो यह एक व्यापारिक फसल है और आप भी पवन नागर से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं और एक नई फसल से नया लाभ भी आप कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।